स्क्रीन दिख रही है सभी को? हेलो, स्क्रीन दिख रही है? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी भी बच्चे जुड़ रहे हैं। चलिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन इस समय मैंने ओपन कर दी है। आई होप आप मेरी आवाज़ और ऑडियो और वीडियो दोनों ही देख पा रहे होंगे। चलिए, जो भी बच्चे लेट में आते हैं इनको ये पता होना चाहिए कि अगर सर ने 10 बजे का समय दिया है तो उस समय बैठ जाएं। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जो प्रॉपर टाइम होगा उसी समय मैं रखूँगा। मैं एडमिट ही करता रहूँ सबको। चलिए, तो कल हमने जो डिस्कस किया था उसी के आगे आज चलते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एडजॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो एडजॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला ए डी जे ए इनवर्स के लिए फार्मूला था। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको याद होगा ये फार्मूला मैंने आपको बताया, और इसमें हमने आपको 2x2 ऑर्डर में, जैसे 2, 3, 4, 1, इसको कैसे हम पता करते हैं ए इनवर्स, इसके बारे में मैंने बताया। और फिर अगर कोई अलग मैट्रिक्स है जिसमें 2, 3, 4, 1, 4, 0, 1, 5, 2, 1, अगर कोई अलग एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो उसमें हम कैसे ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बताया। और आपको याद होगा कल हमने बात करी थी कोफैक्टर मैट्रिक्स की भी। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में भी हमने आपको बताया, और इसमें भी कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की हमने कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें कुछ हिडन साइन होते हैं, दैट इज प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। हम और डीपली में भी पढ़ा सकते हैं आपको, लेकिन बच्चों ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि दिक्कत ये है कि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट हैं, वो जो कंपोनेंट हैं मैथमेटिक्स के विच इज़ यूज्ड इन टू डील डे टू डे बिजनेस प्रॉब्लम्स, वी आर डिस्कसिंग ओनली दोज कॉन्सेप्ट्स, एंड ऑल्सो दोज कंटेंट इज अवेलेबल इन योर सिलेबस। तो हम केवल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने कल आपको बताया था कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा विषय है वो है कि किस तरह से लीनियर कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करें। लीनियर इक्वेशंस आप जानते हैं, लीनियर इक्वेशन पहले हम लिख दें। लीनियर इक्वेशंस तो आप जानते हैं, लीनियर इक्वेशंस आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इस तरह की इक्वेशंस पढ़ी होंगी। पढ़ी है कि नहीं बच्चों आप लोगों ने? पढ़ी होंगी, बिल्कुल। यू हैव ऑल, मतलब आई मीन टू से यू हैव डील all these type of questions and calculate the value of x and y. There were three methods थे। फर्स्ट मेथड जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, याद आ रहा होगा। सेकंड मेथड है जिसे हम बोलते हैं इलिमिनेशन, और थर्ड मेथड जिसे बोलते हैं क्रॉस टेबुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ना तो हमें यहाँ इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ना यहाँ हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, और ना ही हमें यहाँ पर
सॉल्व करना है क्रॉस टैबुलेशन मेथड। हमें यहाँ सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से बच्चों? मैट्रिक्स मेथड। तो हमें याद ध्यान ये रखना है कि हमें मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करना होगा। चलिए, अब मैट्रिक्स मेथड कैसे यूज़ होगा, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इनके बारे में। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके दो तरीके से होंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें केवल 2 वेरिएबल्स होंगे, जैसे हमने ये क्वेश्चन में लिखा, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? केवल 2, एक्स एंड वाई। और एक ऐसी आपके पास इक्वेशन होगी जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे। कितने वेरिएबल्स होंगे बच्चों? 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स इन द सेंस कि हम लिखेंगे जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 12। तो इस तरह की आपके पास इक्वेशन होगी। तो आप समझ गए होंगे ये इक्वेशन बहुत आसान है, सो इजी है। लेकिन इसमें थोड़े से स्टेप बढ़ जाते हैं। तो जब हम 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, और 2 क्रॉस 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन थोड़े से इजी होंगे। तो दोनों ही हमें जानने हैं कैसे ये सॉल्व होंगे। आइए इनको अब देखते हैं हम लोग। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। इन सब जो बच्चे लेट हैं इन सबको आप ही समझा दें कि टाइम से एडमिट होइए। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा है कॉन्सेप्ट। देखिए, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे क्लियर होगी। चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। और क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व इट बाय मैट्रिक्स मेथड। इसको सॉल्व करना है किस मेथड से? मैट्रिक्स में। अगर आपने किसी प्रकार से वो मेथड अप्लाई किया जो हमने 3 आपको बताया, जिनको आपने हाई स्कूल में अप्लाई किया था या 9th में अप्लाई किया था, तो उससे आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन आपका ये है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि लेट टेक ए हम यहाँ पर एक मानेंगे, एक मैट्रिक्स मानेंगे, और वो जो मैट्रिक्स होगी वो इनके कोफिशिएंट की होगी। मतलब 2, 4, -3, -1। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कहाँ से हमने लिखा। ये इनके कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट 2, 4, फिर y के कोफिशिएंट -3, -1 वो लिख दिया। तो ये आपका हो गया a। फिर हम यहाँ पर x मानेंगे, कैपिटल X। ध्यान रखिएगा, स्मॉल x नहीं, कैपिटल X। और यहाँ वेरिएबल हो जाएगा x और y। यहाँ पे जो हम वेरिएबल लेंगे वो आ जाएगा x और y। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वेरिएबल की, तो हम यहाँ पर x और y हमने लिख दिया। और एक थर्ड आपको मानना पड़ेगा, दैट इज b। और b की जो वैल्यू है वो होगी 3 एंड 11। बच्चों ये जितना पैटर्न हमने लिखा ये हर एक क्वेश्चन में कॉमन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। क्या? ए मैट्रिक्स हमेशा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस के होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई के होंगे, और कैपिटल एक्स जो होगा वो वेरिएबल को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा बच्चों? वेरिएबल को। और बी जो होगा, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू रखी है उसे डिफाइन करेगा। तो इतना आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर अब इन इक्वेशंस को हम लिखेंगे किसके टर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में। नाउ इट कैन बी written as ax इक्वल टू बी। ax इक्वल टू बी के फॉर्म में हमें इसे लिख देना। ठीक है, ax इक्वल टू बी। जहाँ आपको क्लियर हो गया होगा x क्या है, a क्या है और b क्या है।
अब इसमें हम एक खास काम करने वाले हैं। x इक्वल टू हम लिख सकते हैं a इनवर्स b। ये चीज़ इसके ये पहले लाइन लिखेंगे, उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, और इसमें हमने कोई नया काम नहीं किया है। हमने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये a इनवर्स ax इधर लिख दिया और a इनवर्स b इधर लिख दिया। तो आपको ये पता था कि जो a इनवर्स होता है इसकी वैल्यू i होती है, i a इनवर्स b, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, इसलिए ये चीज़ लिखी। तो आपको ये दो स्टेप बीच के नहीं लिखने हैं, आपको सीधा ये स्टेप लिख देना है। कौन सा स्टेप है? x इक्वल टू a इनवर्स b। इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम गायब कर देते हैं। केवल ज़रूरत आपको किस स्टेप की थी वो हमने यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख दिया। तो ये आपको स्टेप याद रखना है। अब इसके बाद बारी आती है हमें ए इनवर्स निकालने की। अब देखिए आपको पता चल गया होगा कि ए इनवर्स क्यों समझाया गया था आपको। अब हमें निकालना है, करना है फाइंड दी ए इनवर्स ऑफ ए। तो मैंने आपको कल बताया, सबसे पहले तो हम इसे किस फॉर्म में रखेंगे? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। वी जस्ट राइट इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें -2 प्लस का 12। अब आप समझ गए होंगे प्लस का 12 क्यों हुआ, क्योंकि 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर -12 होता, और एक फार्मूला माइनस में आता है, जिसकी वजह से फार्मूले में माइनस आता है, जिसकी वजह से इसको सॉल्व करने में कितना जाएगा बच्चों? 10। आपको याद होगा हमने आपको पढ़ा रखा है a1 b1 a2 b2, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ओह शिट, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर बच्चों सॉल्व करी है, ये इसकी वैल्यू निकाली। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हमें करनी है, क्या कि जब मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल आया तो अब हमने आपको बताया था को फैक्टर मैट्रिक्स। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा ऑनलाइन पर, तो वहाँ मैंने निकाला था को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स में हमने आपको बताया कि इनको एक्सचेंज कर देते हैं। तो एक्सचेंज करने का मतलब -1 2, और इन्हें एक्सचेंज तो करेंगे लेकिन इनके साइन को पलट देंगे। तो -3 जब इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और 4 जब इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। वहाँ भी हमने ये काम किया था, यहाँ भी यह काम कर रहे हैं। और ये कौन सी, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी। अब इसके बाद तुरंत हम लिख देंगे ADJ एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए में मैंने आपको बताया था इस मैट्रिक्स का क्या लिया जाता है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉलम में। तो ये आपको आ गया एडजॉइंट ए। अब बहुत सिंपल सा, अब ए इनवर्स आप लिखेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू ADJ और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब यहाँ पर जो हम सॉल्व करके निकालेंगे वो ये चीज़ आएगी। तो ये हमने यहाँ पर निकाला ए इनवर्स, और ये 10 है, 10 से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड। तो इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर 10 -1 3 -4 2। अब आपने देख लिया कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई? ए इनवर्स की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब जब ए इनवर्स आपका कैलकुलेट हो गया तो अब हम बारी आ गई हमारे इस इक्वेशन की जो हमने यहाँ पर लिखी थी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? स्मॉल x स्मॉल y, और a इनवर्स की जगह क्या लिख देंगे? ये जो हमने निकाला। तो देखिए इसमें हम एक काम करेंगे थोड़ा सा, हाँ, a इनवर्स का वैल्यू कितनी निकली? 1/10, और ये पूरा लिख देते हैं। तो -4 यहाँ पे देखिए आपको ये लगाना पड़ेगा, -1 -4 4 3 और 2, ये हमारा हो गया ए इनवर्स। अब इसके बाद में बच्चों क्या लिखना है? बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? बी की वैल्यू है 3 और 11। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। तो ए इनवर्स क्यों लिखते हैं वो हमने आपको बताया, और इसमें सबसे एक स्पेशल बात क्या थी
स्पेशल बात थी इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो आपको जो कोफिशिएंट दे रखे हैं उन्हें ए इनवर्स ए एक्स और बी में एज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लिख देंगे ए एक्स इक्वल टू बी, फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, फिर हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर एडजॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे, फिर ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, और वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बारी आती है ए इनवर्स को सॉल्व करने की। तो आइए इसे हम सॉल्व करें। यहाँ पर 1/10 को लिखा रहने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या होती है, जितने कॉलम उतनी रो। तो देखिए इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और यहाँ पर कितनी रो हैं, 2 रो है। इसका नाम मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसको इस तरह से लाइन खींच दीजिए और इसको यहाँ पर ये लाइन खींच दीजिए। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3 हो गया। अब तो आगे तो बढ़ नहीं सकते, तो जब आगे बढ़ नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बीच में लिख देंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा लिखना। अब नीचे आ गए, 3 4 से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, -12। अब अगेन सेकंड कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो जो बेस हमारा बन जाता है उसी में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया। तो अब देखिए इसमें जो हम इसके आगे का जो कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ पर कर देते हैं। नेक्स्ट पेज में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर बार बार हमें वो चीज़ अप एंड डाउन करनी पड़ेगी, तो वो दिक्कत करेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये निकाला। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल 1/10, ये सॉल्व होकर आ जाएगा 30 और ये सॉल्व होकर आ जाएगा -10। अब आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30/10 गिव्स 3 एंड 10 डिवाइडेड बाई 10 गिव्स 1, वो भी माइनस। अब आपको याद होगा बच्चों, इधर लिखा था x और y, इधर लिखा था 3 और -1। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के हैं। तो x इक्वल टू आ गया 3 एंड y इक्वल टू आ गया 1। तो ये आपका आंसर यहाँ से सॉल्व। तो इस मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड। अब इसमें एक विशेष बात देखिए क्या है। कहाँ पर बच्चों? ओह अच्छा, -10 किस एक सेकेंड, एक स्टूडेंट बोले कहाँ पर, इस जगह पर? देखिए अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ एक सेकंड, मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। -3 और फर्स्ट कॉलम ठीक है, माइनस का 12 हो गया, सेकंड 33। हाँ गुड, वेरी गुड, ये कह रहे हैं ना आप लोग? गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब आप देख चुके होंगे 33 - 3 30 और 22 - 12 गिव्स कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 - 10। तो हमने लिखा 10 -10 आ जाएगा, लिखा 10 ही हमने यहाँ पर। ये देखिए ये 10 कहाँ से लिख दिया। तो चलिए अब हम जैसे डिवाइड करेंगे और 10 प्लस कब में आएगा, क्योंकि प्लस का साइन ज़्यादा है इसलिए हम प्लस की वैल्यू रखें। उसी तरह से 33 में सब्ट्रैक्ट तो हाईएस्ट से लोवेस्ट होगा, लेकिन साइन हम प्लस का रखेंगे, तो यहाँ भी प्लस लगा सकते हैं। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, प्लस, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, प्लस। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और y। अब एक चीज़, अलजेब्रा का एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है कि गलत, इट कैन वेरीफाई। पुट कर दीजिए वैल्यू। हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए 4 × 3 - 1 कितना हो गया, 12 - 1 = 11। इससे ये वेरीफाई हो गया कि आपका ये क्वेश्चन करेक्ट। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं, बताइए।
इसका क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ऑलमोस्ट कितने बच्चे? देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो अगर आप थोड़ा सा भी लर्निंग मोड में हैं और आप चाहते हैं कुछ सीखना, तो आप यकीन जानिए आप आसानी से इसको कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर हुआ जो अभी हमने पढ़ाया आपको। ओके 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 ओके। चलिए अब हम जानेंगे 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3x3 ऑर्डर क्या कहता है भाई, ये भी देखें। तो 3x3 ऑर्डर के लिए है कुछ नहीं, बस हमारे पास जो इक्वेशंस होगी उसमें कितने टर्म्स लिखे होंगे, उसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे 3। तो आइए क्वेश्चन इसका लेंगे, तब हमारा ये एजेंडा कंप्लीट हो पाएगा। तो इसमें जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो इसमें होगी नहीं, इसमें तो हमारे पास होगी एक इक्वेशन। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 9, 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 इक्वल टू 52, और 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ पर बना। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और इनको किस तरीके से सॉल्व करना है? सॉल्व करने का तरीका है मैट्रिक्स मेथड। किस मेथड से सॉल्व करेंगे हम? मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहला हमारे स्टेप क्या है? क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 आज का है, और जो हमें सॉल्व करना है हम लिखेंगे लेट। तरीका वही, सबसे पहले ए आएगा, ए में क्या लिखेंगे 1 2 2 1 5 1 1 7 माइनस 3। अब मैंने आपको बताया था x मानते हैं, तो x में वेरिएबल्स आ जाते हैं, x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स हैं। अब हम मानेंगे b, तो b में आ जाते हैं जो इक्वल के साइड में लिखे होते हैं 9 52 एंड 0। तो इस तरह से हमने आपको a x और b मान लिया, जैसे पहले क्वेश्चन था, सिमिलरली एज अर्लियर क्वेश्चन जो पहले का क्वेश्चन था। अब बात होती है यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बच्चों क्या है? ए एक्स इक्वल टू बी। इसमें कोई ऑर्डर नहीं बदल सकते आप, ये ध्यान रखिएगा, अपने मन से कहीं नहीं को लिख सकते हैं। ये इम्प्लाइज करेगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब आप समझ गए हैं कि a हमें क्या निकालना होगा, हमें यहाँ भी सॉल्व करना है। क्या चीज़? हमें यहाँ भी सॉल्व करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए फिर वही पूरा प्रोसीजर, ए लिखेंगे और उसको चेंज कर देंगे किसमें? मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट पे 1 2 2 1 5 1 1 7 माइनस 3। और आपको याद है बच्चों, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका वही 1 लिखेंगे, और फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको 5 1 7 माइनस, हाँ 1 होगा, करेक्ट। आगे चलें। देखिए 1 5 7 1 माइनस 3, ये ओके हो गया। कैसे हमने लिखा? सॉरी 3 नहीं, यहाँ भी 1 हो जाएगा, उसको 1 करके साफ कर देते हैं इसको। चलिए ये 1 और ये माइनस का 1, ठीक है। अब सेकंड जब लिखेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर हम यहाँ पर ये कॉलम ये रो, तो 2 2 7 1 2 2 7 -1, और फिर थर्ड लिख देंगे दैट इज +1, और ये कॉलम और रो 2 2 5 1 2 2 5 1। और आप जानते हैं बच्चों, जब इसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो आएगा -5 -7 -1, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 -14,
और फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस का 10। आप देख सकते हैं सॉल्व में 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसके बाद का जो हमारा रहेगा वो, एक सेकेंड बच्चों, इसके बाद का जो हमारा स्टेप रहेगा वो बहुत ही सिंपल, इनको हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके आएगा माइनस का 12 प्लस का 16। देखिए माइनस 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 16, और यहाँ आप देख ही पा रहे हैं माइनस का 8 आएगा, तो ये हमने लिख दिया माइनस का 8। और इसे सॉल्व करने पर 20 माइनस का 20 प्लस का 16 मतलब -4। इतना क्लियर हुआ बच्चों? चलिए ओके ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमें सबके क्या निकालने होंगे, कोफैक्टर, क्योंकि आपको कल हम बता चुके हैं ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स 3x3 ऑर्डर में। तो वही पुराना प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ, लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो ऑफ, कोफैक्टर हमेशा डिटर्मिनेंट का निकाला जाता है, मैट्रिक्स का नहीं, ये याद रखना होगा आपको। और उसका तरीका क्या है? तरीका बहुत सिंपल सा है, ये 1 है, इसको और ये रो और ये कॉलम यहाँ गायब हो जाएगी, तो हम इसके कोफैक्टर को ऐसे लिख देंगे, एक लंबी सी लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 5 1 7 -1। ये पहले का हुआ। फिर दूसरे का अगर लिखें 1 2 तो वो आ जाएगा 2 2 2 2 7 -1। और फिर इसी तरह से हम थर्ड का लिखेंगे, वो आ जाएगा, देखिए प्लस हो गया, दूसरा माइनस फिर प्लस, तो ये जाएगा 2 2 5 1। और इसे बच्चों सिंपली हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -12, फिर आएगा 16, और फिर हम ये थर्ड लिखेंगे -8। ठीक है, ये अब कैलकुलेशन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कैलकुलेशन कैसे करना, तो हम इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसी तरह से ये किसका कोफैक्टर था? फर्स्ट रो का। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, तो हम सेकंड रो ऑफ, अगर हम सेकंड का कोफैक्टर निकालेंगे तो हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर अब वो नई चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप वो समझ चुके हैं, उस पर समय हम क्यों बर्बाद करें, किसी नए कॉन्सेप्ट में उस समय को लगाएंगे। तो इस तरह से अगर हम सेकंड रो का निकालेंगे तो वो आएगा 2 -3 और 1। और सिमिलरली अगर हम कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो की बात कर लें, थर्ड रो ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो वो बनेगा हमारे पास 2, पहला आएगा 2, फिर दूसरा आएगा -5 और तीसरा आएगा 3। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए। नेक्स्ट लाइन क्या थी बच्चों? नेक्स्ट लाइन थी कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए हम लिखेंगे यहाँ -12 16 और -8, फिर आ जाएगा 2 -3 1, फिर होगा 2 -5 और 3। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद का टर्म क्या होता है बच्चों, क्या लिखना होगा इसके बाद हमें, बताइए? आर यू एडजॉइंट है? एडजॉइंट है, बिल्कुल, दोनों ही बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, और ट्रांसपोज जो होता है वही एक्चुअली इसका क्या होता है, एडजॉइंट। तो यहाँ पर हम अब एडजॉइंट लिख देंगे। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आप सभी लोग बहुत ही केयरफुली इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। या 2 -5 और ये 3। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, क्या,
यहाँ पर एडजॉइंट। तो जब हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया, एडजॉइंट आ गया, अब इसके बारे अब हमें ए इनवर्स निकालना होगा, सिंपल एज दैट। और हमें याद है जो हमने वैल्यू निकाली थी डिटर्मिनेंट की, वो कितनी आई थी, -4। तो ए डी जे डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारी वैल्यू आई थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, वो वैल्यू आई थी -4, और ये हम यहाँ पर इसको एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दें -12। नाउ सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए एट अप्रोप्रिएट इन फार्मूला कह सकते हैं, और अप्रोप्रिएट प्लेस। तो अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी आप इसको मल्टीप्लाई ना करें। अभी आपने जब ये निकाल लिया तो अभी आप इसको मल्टीप्लाई ना करें। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है उस फार्मूले की जो हमने शुरुआत में लिखा था, क्या, x = A इनवर्स B। ये हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो x की जगह कितना लिखेंगे बच्चों, x की जगह पर यहाँ आएगा, x की जगह पर लिखेंगे x1 x2 x3, x1 x2 x3। यही था हमारा x की जगह पर, क्योंकि x डिफाइन करता है वेरिएबल्स को। तो x और a इनवर्स की जगह पर यहाँ पर हम छोटा सा लिख देंगे 1/4, और ये -12 16 -8 2 -3 1 2 -5 3, और इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगला आपका b रहेगा, और b मतलब जो इक्वल में वैल्यू थी उसे लिखेंगे 9 52 एंड 0, और इस तरह से जो इक्वल में वैल्यू थी वो हमने लिख दी। अब आपको पता होगा इसके आगे का स्टेप क्या है, वो हमें करना है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई मैंने पहले ही बताया होगा ही होगा, क्योंकि इतना ट्रबल, इतना पेन लेने के बाद मल्टीप्लाई तो यहाँ होगा ही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, लेट चेक इट अगेन। 3 कॉलम एंड 3 रो, सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई देम। तो 12 9 से मल्टीप्लाई होगा, और तो ये हो देखिए हम लाइन खींच देते जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो ये आ जाएगा -108, और सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो जब सेकंड कॉलम सेकंड रो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4144। ठीक है, सेकंड कॉलम 144, और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। अब 9 का मल्टीप्लाई 8 में होगा, नीचे पोजीशन करेंगे, ये हो जाएगा -72। हमारा बेस प्रिपेयर हो गया। अब हम सेकंड कॉलम और सेकंड रो की बात करें, तो अब लिखा कहाँ जाएगा, इसकी जगह पर, तो 104 लिखेंगे यहाँ पर, 2 2 4 5 2 10, और 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 2 6 5 3 15, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 52। फिर अगेन 2 की बात कर लें तो ये थर्ड कॉलम। अब इसमें तो आपका जैकपॉट लग गया, क्योंकि सब 0 0 0, इस पर कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा आपको क्या लिख देना है, 0 0 0। आपने लिखा 1/4, और इसे सॉल्व कर लें, -108 104 गिव्स -4, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 66 66, यहाँ आ जाएगा -12 ही आना चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो 72 52, ये 0, और 72 5, दैट बिकम्स 2, और ये आ जाएगा आपका माइनस में। अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो पहला आपका आएगा 1, दूसरा आएगा आपका 3, और तीसरा आएगा आपका 5। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो कंपैरिजन कर रहे थे x1 x2 x3, अब आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, और इसको इसके साथ कंपेयर। तो यहाँ पर हम और इसे क्लियरली लिख लेते हैं बच्चों, x1 x2 x3 = 1 3 5। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, x1 = 1, x2 = 3 एंड x3 = 5। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बताइए।
चैट सब ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं यस सर कुछ समझ में आ रहा है? हम्म चैट बॉक्स में लिखिए जरा, देखें कितने बच्चे लिख रहे हैं। आज की जो क्लास है वो ऑफिशियली क्लास है, भले वो टाइम पे नहीं हो रही है, लेकिन इसको आप एक्स्ट्रा क्लास में कह सकते हैं, समझ रहे हैं? तो आप ये मत समझिएगा कि ये उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है, ये सारी उस गाइडलाइन को फॉलो करती है जिसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन समझने हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आइए इसके आगे का, तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करिए कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब आप चाहे कोई भी आप क्वेश्चन उठाएं और उसे सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो मेथड हमने आपको बताया, एक्चुअली इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखिए, सिलेबस यहाँ पर है कि नहीं? सिलेबस यहाँ सिलेबस नहीं है। ये दिख रहा है जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर? चलिए देखिए, जो सिलेबस है उसमें अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया, मतलब कहाँ चला गया? देखिए जो हमने स्टार्ट किया वो सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी, और सेकेंड यूनिट में हम इस वक्त जो पढ़ा रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये देखिए, हम इस कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट की, हमने बताया डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट जो कि लिमिटेड है, एडजॉइंट मैट्रिक्स बताया, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताया, थ्रू एडजॉइंट। अब देखिए थ्रू एडजॉइंट मैट्रिक्स के अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, क्या? एलिमेंट्री रो और कॉलम। देख रहे हैं आप, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस थ्रू सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने आपको ये तो बताया कि अगर x लिखा हो और मतलब कि इक्वेशन आपका ऐसा लिखा हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये लिखा हो, तो हम उसको सॉल्व करने का हमने आपको अभी तक मैट्रिक्स मेथड बताया है। लेकिन एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री, ELEMENTARY, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। इसका पूरा नाम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। तो इस मेथड को हमें जानना। हमने इनवर्स मेथड तो सीख लिया, इनवर्स मेथड जो था उसे तो हमने देख लिया, ठीक है, इनवर्स मेथड हमने जान लिया। लेकिन अब हमें जानना है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है। इनवर्स मेथड हो या आपका इनवर्स मेथड बोलें या मैट्रिक्स मेथड बोलें, मैट्रिक्स और इनवर्स सेम है। तो अब इस यूनिट में हमारे पास क्या बचा जानने को? केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इज इट क्लियर? क्योंकि देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए बच्चों, मैथ में कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्वेश्चन तो इनफाइनाइट हैं, आप जितने चाहें उतने, ये पूरा का पूरा 1 महीने तक चला जा सकता है क्वेश्चन लगाते रहे। आप भी बोर हो जाएंगे, अरे सर ये तो आ गया समझ में, सर आ गया समझ में, कुछ नया पढ़ें। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि हमें कुछ नया जानना होगा। तो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उसे हम बोलेंगे एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। आज तो हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। हेलो, यस यस,
बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखिए, अब मेरे पास कुछ मटेरियल तो आ गया ना भेजने के लिए, पहले था ही नहीं कुछ, मैं भेजता क्या है ना। हेलो। हाँ है ना, अब मेरे पास कुछ मटेरियल आया, मैं पहले भेज देता तो कुछ समझ में नहीं आता। अब आपको आज आज शाम तक या थोड़ी देर बाद ही तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। जो क्वेश्चंस होंगे, मुझे तो सिंपल उन क्वेश्चंस को फोटो खींचना है, भेज देना, उसमें तो कोई, हाँ उसमें तो कोई मेहनत ही नहीं लगनी है। मेहनत तो इसमें है, क्वेश्चन भेजने में मेहनत नहीं है बेटा। वो मैं आज भेज दूंगा, ठीक है। तो हम जो आज जानने जा रहे हैं वो एक मेथड तो हमने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन का, लेकिन हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जानने से पहले हमें कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जाननी पड़ेंगी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये आप समझिए कि ट्वेल्थ में भी है ये डिटर्मिनेंट, और बहुत सी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमें सारी नहीं जाननी है। हमने बताया हमें वो प्रॉपर्टी जाननी है जो हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे डिटर्मिनेंट में आपने देखा कि 2 3 4 5 1 0 4 1 5, हम ये क्लास 11 AM पर ऑफ कर देंगे, ठीक है। देखिए ये हमें दे रखा है, ये क्या है बच्चों, आप समझ गए होंगे सर ये तो डिटर्मिनेंट है, बिल्कुल सही। अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू बताओ तो आप आसानी से निकाल सकते हो, आइदर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, आइदर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किसी से भी निकालोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी मतलब कैन कैलकुलेट वैल्यू either using रो स्लैश कॉलम, ठीक है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या है, 2 1 4 5 1 2 2 1 4। अगर इसको बड़ा गौर से ऑब्जर्व करें तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे। यहाँ पर नोटिस करने की बात यह है कि ये रो और ये रो देखिए सेम है। तो अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं, सेम एलिमेंट्स के होते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी बनी ऑल एलिमेंट, या ऑल ना लिखे ईच एलिमेंट, ऐसा लिखते हैं, all element of either row or column are same, value becomes 0। मतलब ये कि ये जो प्रॉपर्टी, हम जो भी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी रो के लिए अप्लाई हो रही है तो कॉलम के लिए भी अपने आप अप्लाई होगी। तो आप ये नहीं कहेंगे सर क्या ये कॉलम के लिए भी अप्लाई है, वो ऑब्वियसली अपने आप है कॉलम के लिए अप्लाई। तो हमने एक तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करोगे 0 ही आएगा। या आप एक और देख लीजिए, आपके लिखा 4 1 0 5 2 1 4 1 0, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम आपस में बराबर है। तो ये हो गई आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हुई आपकी, एक सेकेंड, ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल है, और उसमें आपको याद किए रखना है कि 0 0 0 1 4 5 1 3 2, इसकी वैल्यू 0 होगी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑल एलिमेंट ऑफ आइदर रो और कॉलम इज 0। किसी भी कॉलम के या किसी भी रो के अगर सारे एलिमेंट 0 हों, ये कॉलम में भी हो सकता है, रो में भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू को डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, 0। मतलब इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो स्लैश इज
0, सो वैल्यू 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये हमारे लिए क्या करती है, देखिए ये प्रॉपर्टीज हमारे टाइम को सेव करती है, बचाती है। दूसरा, इसमें हम और प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो हम ये देखेंगे, हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 4, ए आपका डिटर्मिनेंट दे रखा है, वो है 2 1 4 5 0 0 2 3 4। देखिए कोई भी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, आर्बिट्री मैट्रिक्स, उस डिटर्मिनेंट उससे कोई मतलब नहीं है कि हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। अब देखिए अगर हमें यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े, कोई केस आएगा 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किस में मल्टीप्लाई होगा, तो आप फ्री हो, आप या तो किसी रो में मल्टीप्लाई करोगे या तो किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। कहने का मतलब ये है कि हमने इस केस में फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया, तो ये 10 हो गया, 5 हो गया 20, 5 1 0 2 3 4। आप ये कर सकते हो या आप ये भी कर सकते हो, 10 25 10 1 1 3 4 0 4, आप ये भी कर सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो। जो आपको रिक्वायरमेंट जैसी हो क्वेश्चन की, वो हम काम कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की कि आप मल्टीप्लाई करें सेकंड रो में, तो आपको सेकंड रो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है। आपको याद होगा बच्चों, जब हमने आपको पढ़ाया था मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ 5 लिखा है तो 5 सब में मल्टीप्लाई होता है, 2 3 4 5। अगर ये लिखा है तो 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, सब में। ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5। लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लगती है। यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आइदर रो और कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारी हो गई एक फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, इसमें देखिए जैसे हमने लिखा 2 3 4 5 6 7 8 0 1 8 0 9, हमने ये लिखा। और अब हमने क्या किया, इसका ले लिया ट्रांसपोज। आप जानते हैं ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, 2 3 4 5 6 7 एंड 8 0 9। आपने देखा कि ये इसका क्या है, ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट में भी ट्रांसपोज होता है, लेकिन जो भी हम ट्रांसपोज करेंगे वैल्यू सेम रहेगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट है और उसी का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, बाद में आप इसको ट्राई करें तो आप देखेंगे कि सर ने जो बात बताई वो यहाँ पर वैसी हो रही है। हमने बताया आपको कि इनको सॉल्व करिए और इसे सॉल्व करिए, आंसर विल बी सेम। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी फिफ्थ। सिक्स प्रॉपर्टी देखिए क्या है। सिक्स प्रॉपर्टी को यार नोटिस करिए, ये लिखा है 2 3 1। कोई भी मैट्रिक्स लिख रहे हैं बच्चों, 0 5 1। हमने देखिए क्या किया, यहाँ पर हमने ये लिखा 0 5 1 1 1 1 2 3 1। कोई स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट who tell me what I did here? Any student? हमने यहाँ क्या किया, कोई स्टूडेंट बताएगा? हमने क्या यहाँ पर किया हुआ है इन दोनों में? यस, वी जस्ट नहीं, नो ट्रांसपोज नहीं किया बच्चों। हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया C1 को C3। देखिए ये C1 है आपका, ये C1, ये C2 और ये C3। देखिए C3 को C1 की जगह और C1 को C3 की जगह पर लिख दिया, चेंज किया कि नहीं। इसको ट्रांसपोज नहीं कहते बच्चों। और एक चीज़ याद रखिए, जब हम इंटरचेंज करते हैं तो ये सिंबल लगाते हैं, ये वाला सिंबल हमेशा याद रखिए, ये बताता है इंटरचेंज का।
तो हमेशा याद रखिए जब भी कभी आप इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन लगा दिया जाता है। मतलब अगर इसकी वैल्यू सपोज करिए 4 आई तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? -4। सपोज करिए इसकी वैल्यू आई -10 मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? +10। समझ आ गई बात? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। हाँ, तो डिटर्मिनेंट जो है, जो डिटर्मिनेंट की जो 6 प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि इफ, अच्छा, जो रो में कॉलम में लगेगा वही रो में भी अप्लाई होगा। आप ये नहीं कह सकते सर इट इज ओनली अप्लीकेबल इन कॉलम। नो, इट इज अप्लीकेबल इन बोथ रो एंड कॉलम, यू कैन अप्लाई। अब देखिए यहाँ पर एक और छोटी सी एक इंपॉर्टेंट बात, हमने इसको ये लिखा, देखिए हमने क्या किया, इसको फिर इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज मतलब अब की बार हमने लिखा, हमें ज़रूरत पड़ी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि R2 और R3 इंटरचेंज हो, तो हम लिखेंगे 0 1 2 1 1 1 5 1 3 इंटरचेंज कर दिया हमने। तो अब ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में, क्योंकि जब जब आप इंटरचेंज करेंगे यू हैव टू पुट माइनस साइन। सो आज हमने जो 6 प्रॉपर्टी डिस्कस करी, आई होप आपने एंजॉय की होगी आज की क्लास, और ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। क्यों बच्चों, कुछ क्लियर हुआ? आज का सेशन कैसा रहा? हैव यू लर्न समथिंग और हैव यू लर्न समथिंग और हैव यू लर्न नथिंग और एवरीथिंग? something missing. आप you everything. Okay, something is missing, तो how can you get other something? When you learn something, तो how will you get other something? Simply watch all those videos which I have uploaded in YouTube channel, where you can see again all things. So thank you so much all students, thank you very much. अब क्लास को मैं ऑफ कर रहा हूँ, अब लीव करें आप लोग। चलिए अब लीव करिए क्लास को, क्लास इज गोइंग टू बी क्लोज, लीव इट। आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, शांति पूर्वक क्लास से बाहर जाएंगे इमीडिएटली। आई एम जस्ट वॉचिंग एवरीबडी। लीव करें क्लास को इमीडिएटली।